नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जो हिज़्बुल्लाह पर पेजर अटैक हुआ है मोसाद द्वारा क्योंकि हिज़्बुल्लाह के द्वारा मोसाद पर इस अटैक की ज़िम्मेदारी लगाई जा रही है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते। कमर आगा साहब जी। ये जो हमला हुआ है हिज़्बुल्लाह पर और कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद शामिल है और 2800 लोग जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से 2800 लोग इस हमले में घायल हुए हैं और 9 लोग अब तक इसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ये बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। किस तरह से मोसाद पेजर के अंदर पहुँच गया और क्या किस लिए पेजर का इस्तेमाल होता था और ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये एक पहली दफ़े ऐसा हो रहा है। ये एक नया आयाम है। वॉरफेयर का एक नया तरीका निकाल लिया इन्होंने, ढूँढ लिया। पेजर, टेलीफ़ोन, आपका लैपटॉप, किसी को भी उड़ाया जा सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट या कोई बड़ी एजेंसी, खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व हो, ख़ासतौर से हर उस चीज़ को जिसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है। और ये तो ऑपरेशन बिल्कुल फ्री वाला था जिसे कहना चाहिए। इतने कम पैसे में इतने लोगों के ऊपर 3000 लोग 2800 कह रहे हैं जख्मी हुए हैं। तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि अब मरने वालों की संख्या बढ़ के 18 हो गई है। ईरान के जो वहाँ पे एम्बेसडर थे वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन उनको बहुत कम चोट आई, लगता है थोड़ी दूरी पे था उनसे। दरअसल हुआ ये कि मोसाद को पता चल गया कि कोई बड़ा ऑर्डर हिजबुल्लाह के पास पेजर्स का जा रहा है। पेजर कोई आजकल खरीदता नहीं, लेकिन हाँ फैक्ट्रीज वगैरह में अभी भी यूज होता है। बहुत सी फैक्ट्री वर्कर्स आपस में बात करने के लिए उनको दिया। उनको लगा कि ये इतने हजार पेजर्स जा रहे हैं और वहां से ये इंफॉर्मेशन उनको क्या हो सकता है कंपनी ने दे दी हो। उससे कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बहुत सी हैं जो इसराइल से खुल के समर्थन में रहती हैं, उसकी मदद भी करती हैं, फंडिंग भी करती हैं इसराइल को। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनका सीधा रिश्ता जूश वहाँ पे जो लॉबी है उससे है, जो कि पूरी तरीके से हर तरह की मदद इसराइल की करता है। तो बहरहाल उन्हीं ने उसके अंदर एक्सप्लोसिव प्लास्टिक का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोसिव भर के रखा और ये सप्लाई कर दिए। दूसरी बात ये थी कि इनको ये भी पता चल गया था कि किस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये पेजर यूज हो रहे हैं। इसके बारे में भी बहुत से लोगों का कहना है, जानकारों का, कि ये उनको कंपनी से मिल गई थी। ये जैसे भी उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी मोसाद के पास। तो इनको पहली बात तो ये कि पेजर में एक्सप्लोसिव रख के सप्लाई हुए, प्लास्टिक के अंदर रखे गए थे और बहुत कम मात्रा में, पॉइंट कितना कितना आता है पर आउंस का, उस तरीके से सारी जी। डिटेल्स आ गई थी। तो वो जो थे, इनको जब उसने ने रिमोट से ट्रिगर किया तो एक साथ सब ब्लास्ट किए। ब्लास्ट में होता ये है कि ये बहुत माइनर ब्लास्ट था, लेकिन ये टेम्परेचर को उसके इतना बढ़ा देता था कि लिथियम बैटरी जो उसमें लगी हुई थी वो बस्ट हो गई, जिससे हत्याएं हुई। वो लिथल फैक्ट्रीज की वजह से हुई और फोर्स जो आके लगा है, ये कारण था इंजरीज का। जी, ये लेकिन कमराना साहब ये आपके जी, जी, जी। मोसाद इन जो थी। अटैक्स हाँ, जी आप बताएं। प्लीज़ आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं सवाल करती हूँ। मैं ये कह रहा था कि मोसाद बिल्कुल पता किया, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। मोसाद इन सब चीजों में काफी एक्सपर्टाइज है उसकी, और फिर उसको कॉपरेशन है। कुछ लोगों का कहना यह है कि बगैर मोसाद का अकेला नहीं होगा, इसमें सीआईए भी इन्वॉल्व होगी। अब ये बातें तो कभी पता नहीं चलेंगी। सीआईए थी नहीं, सीआईए और मोसाद का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्लोज कॉपरेशन है इन ऑर्गेनाइजेशंस की। यूरोप की है तो यूरोप की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद उनके साथ जुड़ा रहता है। तो जी।
कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो अब फ़िल्म बनेगी, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा होगा, जो दिखाया जाएगा, वो बात की बात है। मगर ये कि एक बड़ा स्मार्ट मूव थी उन जो इन लोगों ने सोची, ये मोसाद का दिमाग था, जिसने ये सोचा और इसको पूरा अंजाम दिया। ये मैं समझता हूँ कि जी। सर कल 17 सितंबर लगभग पौने 4 बजे के आसपास से इन धमाकों की शुरुआत हुई। 1 घंटे तक ये धमाके चलते रहे। तो ये आखिर किस तरह से ये लगातार ये धमाके हुए? किस तरह से इनको अंजाम दिया गया? इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बता पाएँ? भई लेबनान के अंदर तो कोई सिक्योरिटी वगैरह है नहीं। फिर उसके बाद ये कि बहुत से ऐसे हिज़्बुल्लाह के अंदर लोग कहे जा रहे हैं कि जो मोसाद से मिले हुए थे, उनके लिए हुँ, काम कर रहे हैं। क्या है ये भी नहीं पता, मगर ये ज़रूर है कि वहाँ पे लोकल कोई न कोई थे, जो इनके लोग थे, जो जिन्होंने ट्रिगर किया होगा, या कहाँ से ट्रिगर किया गया, ये पता नहीं। इस पूरे ऑपरेशन में 3000 के करीब जो ब्लास्ट हुए हैं, इसमें 2800 ज़ख्मी हुए, 18 की मृत्यु हो गई है। तो ये पूरा 1 घंटे तक उन्हीं ने उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक पैनिक हो गया पूरे देश में। छोटा-सा तो देश है वो, अ, पैनिक खड़ा हो गया और एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई वहाँ के ऊपर। अस्पतालों में जगह नहीं थी, एम्बुलेंसेज़ रश कर रही थी पूरे बेरूत और साउथ लेबनान, चारों तरफ सायरन बज रहे थे। एक साइकोलॉजिकल इतना इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका, जो इसकी कोई इंतहा नहीं। हर आदमी को ये लग रहा होगा कोई सेफ नहीं है वहाँ पे, कहीं भी हो, घर पे भी नहीं, कहीं बैठे हुए हैं या फिर, तो इसकी वजह से पैनिक हो गया था वहाँ के ऊपर, और ये पैनिक बहुत लेकिन दिन रहेगा कि कभी भी एब्सोल्युटली लेकिन कि इज़राइल या मोसाद कुछ भी कर सकती है। लेकिन हिज़्बुल्लाह अभी भी जो अपना मिशन है गाज़ा को लेकर उसको लेकर वो उसी बात पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम जो हमारा एजेंडा है हम उस पर रहेंगे। लेकिन पहले भी इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ या उनकी जो भी हत्या हुई उसमें भी मोसाद के इन्वॉल्वमेंट की बात ईरान की तरफ से आई थी और तब भी बहुत गुस्सा हुए थे। ईरान की तरफ से काफ़ी गुस्से का इज़हार किया गया था कि हम बदला लेंगे। अभी भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। और ये सब जो चल रहा है आखिर इसको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। ईरान जिस तरह से दिखाता है और उस तरह से तो उस मोड में नज़र नहीं आता। लड़ाई को जारी भी रखे हुए है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। उधर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मसूद पेज़ेश्कियान के आने के बाद यूएस और इन सब से बातचीत होगी तो हालात कुछ बदलते नज़र आएँगे। सूरत-ए-हाल कुछ बदलती नज़र नहीं आ रही है और ये आखिर ये जो पूरी स्ट्रगल है, ये कब तक चलने वाली है? भाई ये तो स्ट्रगल इज़राइल के हाथ में है, वो डिसाइड करें कि कब तक हमास की वॉर चलेगी, हमास से उनकी। 1 साल 11 महीने तो पूरे हो गए। अब 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा और इसमें 40,000 से ज़्यादा मर चुके हैं। मरने वालों में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, औरतें हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जवान हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या है ये। तमाम उनकी इमारतें जो थीं, सिविलियन जहाँ रहते थे ये लोग, वो सब ध्वस्त हो गई हैं। जी। अ, और तो इस हालात में ये जो हमास के सहयोगी दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हम जब तक अटैक करते रहेंगे, जब तक कि आप ये जंग चलती रहेगी। इज़राइल का कहना ये है कि जब तक ईरान कमज़ोर नहीं होगा, तब तक हि हूती, हिज़्बुल्लाह, हमास, इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, ये सब बने रहेंगे। तो ज़रूरी ये है कि इज़राइल की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि ईरान को कमज़ोर किया जाए मिलिटरीली एंड अदरवाइज़। और यानी उसके उससे लड़ाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। उससे लड़ाई तभी संभव है जब अमेरिका उनकी मदद में आए। अमेरिका की परमिशन नहीं देगा। तो ये है, अब देखना ये है कि किस तरह होगा। इस्माइल हानिया की भी जो डेथ हुई थी, वो भी उनके टेलीफ़ोन की वजह से हुई थी। आईफ़ोन था उनके पास और वो व्हाट्सएप यूज़ करते थे। कहा जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप कंपनी ने, किसी एम्प्लॉयी ने या कंपनी ने या जिसने भी उनको
इन्फॉर्मेशन मोसाद को दी थी, जिससे वो उनको पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। फिर वहीं पे उनका मिसाइल से, ईरान के अंदर से ही मिसाइल दागी गई थी। ईरान के तेहरान के चारों तरफ पहाड़ियां जो है उसी पहाड़ी में से कहीं से छुपी हुई हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि युद्ध ये खत्म हो गए, क्योंकि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है कि लेबनान पे अटैक की पूरी तैयारी, उन्होंने सेना को अपनी ऑर्डर भी दिया है कि आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन ये है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उनका मानना यह है कि युद्ध से मसले हल नहीं हो रहे हैं, बातचीत से ही बंदी वापस आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत लिबरल हैं या बहुत ज्यादा उदारवादी हैं, बल्कि वो भी बहुत हार्ड लाइनर हैं। और वो, लेकिन उनका कहना ये है कि नेतन्याहू मतलब ये कि फेल हो रहे हैं, जंग बढ़ाने से कोई फायदा नहीं और प्रॉब्लम बढ़ सकती है इजराइल के लिए। और अगर ऐसा होगा, नेतन्याहू का कहना ये है कि इनको प्लान, नेतन्याहू का जो इंफॉर्मेशन है इजराइल से, वो ये है कि वो इन डिफेंस मिनिस्टर को बदलने जा रहे हैं और उनकी जगह उन्हीं ने एक नया डिफेंस मिनिस्टर कोई खोज कर रहे हैं। इसी अलायंस में से न्यू होप कोई पॉलिसी है, पार्टी है उसका, इसके 4 रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लीडर को। एनीवे, ये कंफर्म तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मीडिया, इजरायली मीडिया में इस तरह की बातें आ रही। डिफेंस मिनिस्टर बदल देंगे, ऐसे मुश्किल होता है, इसलिए कि हम हिजबुल्लाह पे अटैक के मतलब ये है कि ये और युद्ध का विस्तार। इनका कहना ये है कि हिजबुल्लाह पे अटैक करो, कुछ उनको काफी पीछे भेज दो, ताकि नॉर्दर्न जो इसराइल है, जहाँ पे हिजबुल्लाह से मिला हुआ जो एरिया है, यानी लेबनान का, साउथ लेबनान का, वहाँ के ऊपर हिजबुल्लाह लगातार अटैक करता है। उसकी वजह से लगभग 60 से 1 लाख लोगों के बीच में उसको खाली करके जाना पड़ा, वहां से खाली करा लिया गया, उनको होटलों में और दूसरी जगहों पे सेटल किया गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है कि वो लोग तभी वापस आ पाएंगे जब तक कि हिजबुल्लाह के ऊपर सख्ती न की जाए, यानी अटैक करके उनको। क्या वो कामयाब होंगे, ये आने वाला समय है। क्योंकि पहले भी एब्सोल्युटली। इस तरह के प्लान बने थे, लेकिन उनमें कामयाबी नहीं मिली। 2006 में जब हिजबुल्लाह पे अटैक किया था, लेकिन तब से हालात बहुत बदल चुके हैं, नई टेक्निक आ चुकी हैं और इसराइल के पास बहुत टेक्नोलॉजीज है, तो उनका भी इस्तेमाल। जी। लेकिन सर एक बहुत ही छोटा-सा और बहुत कॉमन सा सवाल मेरे पास आपके लिए है। पेजर एक बहुत ही ओल्ड हम मीडियम या डिवाइस मानते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हिज़्बुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों करता था? आपने इस्माइल हानिया की मौत की बात की कि वो व्हाट्सऐप की वजह से आईफ़ोन इस्तेमाल करते, तो कहीं न कहीं उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, वो मारे गए। तो कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हार्डवेयर को से भी आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है कि आपके जो हार्डवेयर्स हैं उसमें क्या प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है। तो ये जो हार्डवेयर और स्पेशली पेजर का इस्तेमाल था, ये क्यों हिज़्बुल्लाह किस लिए करते थे? क्या अपनी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ जिसकी वजह से कहाँ पे चूक हुई? जिसके बाबत ये इतना बड़ा अटैक हो पाया? नहीं, ये जो है टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, जैसा आपने बताया। जी, और उनको ऐसा लग रहा था कि इससे उनको इसराइल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, बहुत पुरानी, अब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट है, और इसके जरिए कम्युनिकेशन वो एक दूसरे से कर रहे थे। इसलिए कि ये जो एंड्रॉयड है, या फोन जो है, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, इसको डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए इन्होंने पेजर को चुना, और पेजर से काफी दिनों तक ये कर रहे थे, कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये कि पेजर की रेडियो वेव, जिस रेडियो वेव पे चलता था, उसका उनको पता चल गया, और फिर उसके बाद सप्लाई का पता चल गया जा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि उनके एक्सेस में आ गया, उनके लोगों के पास, उन लोगों ने उसमें ये करके अपनी सप्लाई किया। ठीक है? जी। तो ये एक स्मार्ट मूव है, और ये साइबर अटैक एक तरह का समझ है। अब नया वॉरफेयर के नए नए तरीके इमर्ज हो रहे हैं, उसमें से एक ये भी है, मैं समझता हूँ।
कोई चीज़ बिल लगता है ऐसा है कि कोई चीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम की कोई चीज़ सेफ नहीं। अब जिसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें वेव्स जा रही हैं अलग-अलग रेडियो वेव्स, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें जो है वो क्योंकि अमेरिका से आती हैं, अमेरिकन सैटेलाइट यूज़ होते हैं, अमेरिकन जीपीएस यूज़ कर रही हैं, अमेरिकन एवरीथिंग, जहाँ पे इज़राइल का काफ़ी वर्चस्व है। मैं समझता हूँ कि अगर चाइनीज़ सिस्टम होता, तो चाइनीज़ टेलीफ़ोन होते या चाइनीज़ पेजर होते, तो मुश्किल हो जाता है इनका ऑपरेशन करना। जी, बिल्कुल और ये काफ़ी बड़ा अटैक माना जा रहा है, 2800 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और 9 लोग मारे जा चुके हैं और लेबनान की तरफ से इसकी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से इज़राइल पर डाली जा रही है, मोसाद इसके पीछे बताया जा रहा है और ये पूरी स्ट्रगल, ये पूरी जो जंग है, ये कब और कहाँ जाकर रुकती है क्योंकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में कई सारी जंगें देखने के लिए मिल रही है, रशिया-यूक्रेन वॉर है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ ये भी लगातार गहराता जा रहा है। कहाँ और कब जाकर ये जंगों का सिलसिला रुकेगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। कमरा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।